जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो यूनिक प्रोविजन है, और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जिसके अंदर से हमने उसके फीचर्स, जो अच्छे फीचर्स हैं, हमने ना लिए हो। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ये बोरोव्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी हमने पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों से जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है उनके फीचर्स को लिया है। यहां पर दो चीजें आपको और समझनी है कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 से लेकर अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सब्सटेंशियली चेंज हुआ है, यानी काफी हद तक हमारे संविधान के अंदर परिवर्तन हुए हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे इसके अंदर अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज, यानी लगभग इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए सबसे पहला फीचर पढ़ते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहला फीचर है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोविजंस दिए गए हैं। तो देखते हैं इसके अंदर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या तो वो रिटन हो सकता है या फिर वो अनरिटन हो सकता है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है इसके अंदर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के अंदर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर या तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या अनरिटन हो सकता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है यहां पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश के अंदर जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। और सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली पास किया गया था 1950 के अंदर, तो उसके अंदर एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे उसके अंदर, और 213 आर्टिकल्स थे, और 8 शेड्यूल्स जो है इसके अंदर दिए गए थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस हमारे दिए गए थे। लेकिन आज प्रेजेंटली अगर हम इसके अंदर देखें तो प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल है, 470 से प्लस आर्टिकल है इसके अंदर, और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। अब हम यहां पर एक चीज और देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट को या कौन से आर्टिकल्स को डिलीट किया गया है और कौन से नए पार्ट्स और नए शेड्यूल जोड़े गए हैं और उनको कब कब जोड़ा गया है, क्योंकि यह चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी चीजें डिलीट की गई हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स डिलीट किए गए हैं और 2 पार्ट को भी इसके अंदर से डिलीट किया गया है, और पार्ट है वो पार्ट 7 और पार्ट 9। और इनको डिलीट कब किया गया था? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 को, यानी 7वें संविधान संशोधन से इनको जो है हटा दिया गया। फिर उसके बाद इसके अंदर 5 पार्ट्स को जोड़ा गया, और 5 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है पार्ट 4A, और पार्ट 4A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और दूसरा पार्ट इसके अंदर पार्ट 9। देखो पार्ट 9 को पहले यहां पर डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए इसको दोबारा से ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में। और इसके बाद 9A और पार्ट 9A को 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर ऐड किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 9B को 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया, और इसमें लास्ट जो हमारा पार्ट ऐड किया गया वो 14A है। 14A को हमने ऐड किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो इनके साथ साथ आपको इनकी डेट भी पता होनी चाहिए कि कौन से पार्ट को कब ऐड किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे सिर्फ, यानी 8 शेड्यूल जुड़े हुए थे। तो उनमें जो 4 एडिशनल शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं वो कब किए गए? तो 9th शेड्यूल को ऐड किया हमने 1st अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, और 10th शेड्यूल को हमने ऐड किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, और 11th को हमने ऐड किया 73rd अमेंडमेंट 1992 के थ्रू, और 12th शेड्यूल को हमने ऐड किया 74th अमेंडमेंट 1992 के अंदर। तो हमने इन प्रोविजंस के जरिए यह समझा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना लेंथीस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनली भी और प्रेजेंटली भी लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के प्रोविजंस इसके अंदर दिए गए हैं। आइए दूसरे प्रोविजन को देखते हैं, यानी दूसरा फीचर देखते हैं
और वो फीचर है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। जैसे इसके अंदर हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोविंग, इसको बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्री से कुछ ना कुछ फीचर्स लिए हैं। और यहां पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसको हमने ना खंगाला हो, ना हमने उसको देखा हो। यानी उन्होंने कहा है कि रैंकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, यानी उस समय जो भी जानकारी में कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सबको जो है चेक किया गया और उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से सभी कंट्री के प्रोविजंस को लाकर उसके अंदर रखा गया है। सबसे पहले हम प्रोविजन देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया? फेडरल स्कीम ली। और फेडरल स्कीम का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या रिलेशन होंगे, इनके बीच क्या डिवीजन ऑफ पावर होगा। दूसरा इसमें हम देखते हैं प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब यह है कि इस देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उसके अंदर डुअल एग्जीक्यूटिव होगी। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब एक रियल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होगा और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोविजन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? यहां पर जुडिशियल रिव्यू की पावर ली है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब होता है कि जब कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है या कोई भी लेजिस्लेचर लॉ बनाती है या कोई एक्शन लेती है एग्जीक्यूटिव, तो इन सबको चेक करने की जो पावर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो चेक करने की पावर है, उस पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो अगर कोई भी लॉ या एक्शन जो एग्जीक्यूटिव ने लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको वही डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये पावर हमने ली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, इन सब का जो प्रोसीजर है हमने वो लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर प्रेसिडेंट को कभी किसी मैटर पर जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेने की तो वो कैसे लेगा, ये प्रोविजन हमने लिए हैं कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसमें एक और एग्जांपल है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजन लिए हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट। और रिपब्लिकन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब हेड ऑफ द स्टेट लोगों में से चुना जाए उसको हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं जिनको हम देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के पर्पस से भी ये तैयार हो जाए, क्योंकि जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि जब इमरजेंसी लगेगी तो उसके दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रावधान दिया गया है कि जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, वैसे तो तीन प्रकार की होती है हमारी इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो वो दो तरह की हो सकती है, एक तो इंटरनल हो सकती है और एक एक्सटर्नल हो सकती है। तो अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। और यह प्रोविजन हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यूएसएसआर, जिसको हम रसिया भी कहते हैं अब, और रसिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 4A के अंदर ऐड की गई, आर्टिकल 51A के अंदर। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, इसके प्रोविजंस यहां से लिए गए हैं। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करने की पावर दी गई है। नेक्स्ट इसमें लास्ट हम देखते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कोई भी जो हम काम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे ये लैंग्वेज अगर आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 21 के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ना हो। और इसी के साथ आप ये भी समझ लीजिए कि यहां पर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
तो हमने इन प्रोविजन से यह समझा कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द सेम टाइम ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया जा सकता है, कुछ अमेंडमेंट आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है। और आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। सबसे पहला जो तरीका बताया गया है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी प्रोविजन को चेंज करना है तो वहां पर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वो 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को पास करें, तब अमेंडमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है वो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो यहां पर कहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी यानी ये वाला प्रोविजन होना चाहिए और उसी के साथ साथ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट जो है रेटिफिकेशन देते हो अपनी। यानी 28 जैसे हमारे स्टेट है प्रेजेंट में, तो लगभग इसमें से 14 देश जो हैं वो रेटिफाई करें कि हां अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। अब ये ऐसे कौन से प्रोविजन हैं? ये हमारे आर्टिकल 368 के अंदर ही दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 54 के अंदर चेंजेस करने हैं, 55 के अंदर करने हैं, या मान लो 7th शेड्यूल के अंदर या आर्टिकल 368 के अंदर ही कोई चेंज करना है, तो वहां पर पार्लियामेंट को जरूरत पड़ेगी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% यानी हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन वहां पर कंपलसरी होगा। तो ये दो तरीके जो है हमारे आर्टिकल 368 के अंदर दिए गए हैं। और इन दो तरीकों के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और प्रोविजन दिया गया है जो आर्टिकल 368 में नहीं है बल्कि अदर प्रोविजंस में है। और उसके अंदर प्रोविजन आते हैं हमारे सिंपल मेजॉरिटी। उसको हम कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के लगभग जो है 50% जो है 50% से ज्यादा लोग मौजूद हों और उन्होंने उसको पास कर दिया हो 50% + 1 के साथ। इसको हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। और इसको तुम्हें देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पर यह लिखा रहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो जहां पर मे बाय लॉ लिखा हो तो आप ये समझेंगे कि वहां पर सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है तो वहां पर ना तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है और ना ही स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत है। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर 3 तरीके देखे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल मेजॉरिटी आसानी से की जा सकती है, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने कहा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फीचर तो फेडरल स्कीम के हैं और कुछ फीचर जो है हमारे यूनिटरी के हैं। तो हमारे देश के अंदर भले ही फेडरल सिस्टम है लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस है, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहां पर। हम इसको कह सकते हैं कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो सेंटर को दी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल कहते हैं इसको। क्वासी फेडरल मतलब कि ये अर्ध संघात्मक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं अर्ध संघात्मक। यानी इसके अंदर आधे फीचर जो हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं और कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट के हैं। इसके अंदर हम एक देखते हैं कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये केसीवियर ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि वो फेडरल है फॉर्म में तो, लेकिन स्पिरिट जो है उसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं यूनिटरी है। नेक्स्ट इसमें हम प्रोविजन देखते हैं इसका कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो फेडरल लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर पार्लियामेंट की ज्यादा पावर है स्टेट की पावर से। नेक्स्ट इसके अंदर हम प्रोविजन देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहां पर दो वर्ड को समझना जरूरी है, एक है इंडिपेंडेंट और एक है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी जो एक सिंगल लाइन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। और ये जो सिंगल लाइन ऑफ द कोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस को भी और फेडरल यानी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को भी, दोनों को एनफोर्स कर सकती है। यानी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सेंट्रल लॉस को भी और स्टेट लॉस को भी ये हमारी सिंगल लाइन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एनफोर्स कर सकती है।
उदाहरण के लिए आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए सेंटर ने कोई भी लॉ बनाया, तो यहां पर हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। या फिर मान लीजिए स्टेट ने कोई लॉ बनाया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अनलाइक यूएसए में क्या होता है, अगर सेंट्रल लॉज बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उनको फेडरल कोर्ट एनफोर्स करती है, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो उसको स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो एनफोर्स करती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे यहां पर सिंगल जुडिशियल सिस्टम ही दोनों लॉज को एनफोर्स करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि हमारा जो जुडिशियल ऑर्गन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किन्हीं दूसरे ऑर्गन्स का। जैसे इसका एग्जांपल मिलता है हमें आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ताकि हमारी जुडिशरी बिना इन्फ्लुएंस के काम कर सके। इसके अलावा एक और प्रोविजन आप देख सकते हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि इंडिपेंडेंस कैसे है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर, और जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड डिक्लेयर देम आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पावर भी जो है पार्लियामेंट जुडिशरी के पास जो है दी गई है। नेक्स्ट इसमें और प्रोविजंस हम देखते हैं, क्या क्या खास प्रोविजन इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो ये भी एक फीचर है क्योंकि ये अपने नागरिकों को जो है गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट के साथ साथ एक और प्रोविजन है इसके अंदर डीपीएसपी, और डीपीएसपी जो है आपके पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और ये प्रोविजन जो है ऐसे हैं जो डील करते हैं स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए, यानी स्टेट कैसे काम करेगा उनकी डायरेक्शन जो है डीपीएसपी के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट प्रोविजन है इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी थी 1976 के अंदर, और इसके अंदर पार्ट 4A को ऐड भी किया गया था आर्टिकल 51A के अंदर। और नेक्स्ट इसमें हमारा प्रोविजन है कि हमारा इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलर स्टेट का मतलब यह है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन ये सबको इक्वली जो है प्रमोट करेगी, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को जो है प्रमोट नहीं करेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं सेक्युलर स्टेट। और नेक्स्ट इसमें लास्ट प्रोविजंस देखते हैं हम कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी जब कोई भी बच्चा कोई भी पर्सन जो है 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसके पास राइट टू वोट आ जाता है, और ये जो राइट टू वोट है हमारे आर्टिकल 326 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन इसके अंदर है कि हमारे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा नहीं होगा कि सेंटर के लिए हमें अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। एक ही सिटीजनशिप हमारी पूरे भारत की सिटीजनशिप होगी एंड दैट इज इनफ। अनलाइक यूएस के जैसे यूएसए के अंदर है, वहां पर सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप चाहिए और जो स्टेट है पर्टिकुलर उसके लिए अलग सिटीजनशिप चाहिए। नेक्स्ट इसमें लास्ट प्रोविजन देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी 3 लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई है। सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से नीचे हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, जिसके अंदर हमारी अर्बन और रूरल दोनों आती है। जैसे तुम्हारे गांव के अंदर या शहरों के अंदर होती है, तो ये 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। तो ये सारे फीचर जो थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। इफ यू लाइक द वीडियो, like it and share with your friends.